बता रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो कंफ्यूज थी और बहुत सारे लोग थे वो लीडरशिप से सेटिस्फाइड नहीं थे, चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे कि जितने बड़े फैसले जो स्टेट को लेके हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिपेंडेंस जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे थी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम आपकी मुलाकात सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के विक्रम मल्होत्रा जी से करवाने जा रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की तो आपने कांग्रेस से रिज़ाइन क्यों दिया? देखिए, अब तो हमको पार्टी ज्वाइन किए हुए काफ़ी अरसा हो गया और काफ़ी दफ़ा इस बारे में बातचीत हुई, पर कुछ कारण थे जिस जो हम बार बार अपनी पार्टी का जो गठन हुआ वो क्यों हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और जिस तरह के हालात 5 अगस्त के बाद बने थे और 370 और 35 से तोड़ी गई और उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में था और कोई भी आवाज़ जो थी किसी भी तमाम सियासी जमात के लोग नज़रबंद थे, कुछ जेलों में थे, कुछ हाउस अरेस्ट थे और प्रोटेस्ट बातचीत कुछ हो नहीं रही थी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो प्रेशर ईज़ हुआ और उसके बाद एक जो आम आदमी है जो सफ़र कर रहा था, जिसकी रोज़मर्रा के काम काज ठप था, जिनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी राजनीतिक संगठन आगे आने को तैयार नहीं था। और ख़ुसूसन कश्मीर में से जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज़ थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उन्होंने एक स्टैंड अपना बना लिया था और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनके साथ उसमें शामिल हो गई थी कि भी 370 टूटा है, ये गलत टूटा है और इस पर वो उसी का रोना रो रहे थे। और ज़रूरत थी कि क्योंकि 370 का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि उसको बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या क्या होगा उसका। पर उसके चलते लोगों की ज़िंदगियां जो थम सी गई थी, जिनको अपने नुमाइंदों की ज़रूरत थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने उनसे वोट लिए थे, जिनको उन्होंने एतमाद दिया था, वो आगे आते और वो लोग आगे आते। सो ऐसे में कश्मीर में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उनको हिम्मत दी और आगे लाया और एक पार्टी का गठन किया जो कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों की पार्टी बने। और आज तक जो रीजनल पार्टीज़ की राजनीति रही वो कश्मीर बेस्ड रही और वो चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें जम्मू और कश्मीर दो प्रोविंस जो बने स्टेट को तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, हमारी इकट्ठी किस्मत लिख दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो उसको आगे चलाने के लिए लोगों की दुख तकलीफ, नौकरी, बेरोजगारी, हमारी स्टेट वापस ले ली, छीन ली, उसके लिए लड़ाई लड़ना, डोमिसाइल प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन, जॉब्स प्रोटेक्शन, इन सारी बातों पे कौन बात करता? ये तो सब पुरानी कहानी दोहरा रहे थे। सो कांग्रेस के अंदर बहुत दफ़ा हमने कहा कि इस पे बात करने की ज़रूरत है, पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं वो रहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बन के उन्होंने सारे फैसले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के घर से कांग्रेस के होते थे। तो हमको ये लगा कि एक सियासी जमात जो आगे आ रही है, जो जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की बात करती है, उसका हिस्सा बनना। और नेशनल इंटरेस्ट में ये बात है कि जो लोग कश्मीर से आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ वहाँ तो अलगाववाद की बात भी करने वाले हैं, दूसरी बातें करने वाले भी हैं, आज़ादी की बातें करने वाले भी हैं, पर ये कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के जम्मू हिंदुस्तान के साथ रह के जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करने वाले हैं, उनका साथ देना मुझे लगता है ज़रूरी समझा। सर, आपने अपनी पार्टी ही क्यों चुनी? जब आप कांग्रेस के मतलब एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, एक दिग्गज नेता हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप आपको कमज़ोर नज़र आ रही थी? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो कंफ्यूज थी और बहुत सारे लोग थे वो लीडरशिप से सेटिस्फाइड नहीं थे, चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस अपने दम पे वो एक इतनी बड़ी रीजनल नेशनल पार्टी है और देश भर की सियासत, देश पे राज किया है इतनी देर, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो एक पार्टी एक रीजनल पार्टी के इशारों पे जब चलने लगे तो दिक्कत महसूस हो रही थी। तो इसलिए एक फ़ैसला ये लिया गया कि हम लोगों की बात करें, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलें। और कांग्रेस में रहते हुए हमको ऐसा महसूस होता था कि जितने बड़े फैसले जो स्टेट को लेके हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिपेंडेंस जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे थी। सर, एसआर और 202 का इशू ले लें जो उसमें अमेंडमेंट हुई है, डोमिसाइल लॉ की अगर हम बात कर लें तो उस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा और अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, डोमिसाइल के आप जानते हैं पहले जो डोमिसाइल लॉ आया था उसमें प्रोटेक्शन नहीं थी यहाँ के लोगों की, सिर्फ क्लास 4 की जॉब रिजर्व की गई थी। फिर अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उसमें इनिशिएटिव लिया, जम्मू के नौजवान ने अपनी आवाज़ उठाई, कश्मीर के नौजवान ने आवाज़ उठाई और इनको अमेंडमेंट लानी पड़ी। आज भी देखिए ये एक कानून
उस तरह से पार्लियामेंट से अप्रूव होकर डोमिसाइल लॉ नहीं आया है यहाँ। ये पीस ऑफ पेपर है जो कल विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंजेस। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इतने बड़े बड़े दानिशमंद लोगों ने बनाया था, उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, सो कल जो सरकारें यहाँ चुन के आएंगी, जम्मू कश्मीर को संभालेंगी, तो वो इसमें अपनी अमेंडमेंट्स लाएंगी। अगर कहीं किसी को कमी नज़र आती है, कोई चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, तो वो होगी। सर ये टोल प्लाजास को लेके आपका क्या स्टैंड रहेगा? जो ये टोल पे टोल हमें गिफ्ट मिल रहे हैं, इसका क्या? देखिए, टोल प्लाजा का जहाँ तक हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर का लोग इस वक्त दोहरे लॉकडाउन से गुजर रहे थे। पहले अगस्त 5 के बाद का लॉकडाउन, उसके बाद ये कोरोना की महामारी के बाद जो लॉकडाउन रहा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये इस वक्त राहत की ज़रूरत है, एक राहत के पैकेज की ज़रूरत थी, जिसमें बिज़नेस की कम्युनिटी हमारी है, टूरिज़्म सेक्टर है, जम्मू की इकॉनमी माता वैष्णो देवी पे डिपेंड करती है और रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंड करती है। कश्मीर की इकॉनमी पूरी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। सो मुझे लगता है लगभग 1 साल से, अब अगस्त 5 की एनिवर्सरी आने वाली है, लगभग 1 साल से यहाँ कामकाज ठप है। तो लोगों को एक राहत की उम्मीद थी। जैसे मोदी जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर मेरे बड़ा करीब है, यहाँ 370 टूटने के बाद डेवलपमेंट होंगी, नौकरियाँ आएंगी, ऐसा कुछ हमको नज़र नहीं आया। उसके बरक्स यहाँ आप लोगों को दोहरी मार देने के लिए, जो लॉकडाउन के बाद है, आज लोगों को बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं उस लॉकडाउन पीरियड के इंटरेस्ट लगा के, उसके बाद टोल प्लाजा दिए जा रहे हैं गिफ्ट में, और उसके बाद SRO 202 की आपने बात करी, तो वो भी संघर्ष हम किए, LG साहब से मिले, बात करी, बाकी लोगों ने बात भी करी, पर उसको भी हम चाहते हैं कि पूरा पीरियड उसका अबॉलिश हो, जो 2 साल का भी है, ताकि लोगों को यहाँ, नौजवानों को एक उम्मीद इस वक्त नौकरी से ही है, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, बिजनेस यहाँ चल नहीं रहा है, जो रिलीजियस टूरिज्म है वो भी बंद है। तो एक उम्मीद जो आज जम्मू कश्मीर के नौजवान को है, वो अपना घर पालने के लिए, अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए, वो सरकारी नौकरियों से है। अगर उसमें भी इस तरह से कंडीशन, अभी हम कल रहबरे खेल के लोगों से मिल रहे थे, उनको 3,000 रुपये तनख्वाह है और 7 साल का प्रोबेशन पीरियड था। अब उसके लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं। पर नौजवान अगर इतनी दिक्कत में रहेगा, वो भी मोदी जी के आश्वासन के बाद, उस भारतीय जनता पार्टी के राज में, जहां इनको पार्लियामेंट में पूरी सीटें दी, असेंबली की दी, कॉरपोरेशन की दी, उसके बाद भी अगर जम्मू के लोगों के साथ ऐसा सुलूक होगा। और बहुत बड़ा मसला एक 4G का है। 4G मतलब जो पीसफुल एरियाज़ हैं जम्मू के, या कश्मीर के भी शायद हों कहीं, तो वहाँ कम से कम 4G रिस्टोर होना चाहिए। वो तो बेसिक राइट है लोगों का। आज बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे स्कूलों के हैं, जो ऑनलाइन वो सफ़र कर रही है, बिज़नेस सफ़र कर रहा है। लोग गांव से लोग कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमको शहरों में अपने रिश्तेदारों के साथ बात की जाए अगर 4G की, तो 1 साल कंप्लीट हो गया, तो सरकार को भी पता है कि बच्चों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हर एक को सफ़र करना पड़ रहा है इस नेट की परेशानी की वजह से। तो सरकार इसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं उठाती? यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ अफसर राज है, यहाँ अफसरशाही इस वक्त बैठी है, और वो लोगों की पल्स नहीं समझते हैं, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं हैं। उनको लोगों के पास जाना नहीं होता वापस जवाब देने के लिए। वो एक दफ़ा नौकरी में एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद रिटायरमेंट तक उनका फ्यूचर सेफ रहता है। यहाँ हर पॉलिटिशियन को हर 6 साल 5 साल के बाद लोगों के पास वापस जाना पड़ता है। यहाँ जवाबदेही नहीं है आज इसीलिए जम्मू के लोगों को जो दिक्कत महसूस हो रही है, चाहे वो बिजली का अनशेड्यूल्ड कट है इतनी गर्मी में, जम्मू में इस वक्त इस भारी गर्मी में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, 4G के प्रति मतलब ट्विटर पे हैशटैग चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, नौजवान बातें कर रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि 4G हमारी ज़रूरत है, हमको दीजिए, पर यहाँ जूं तक नहीं रेंग रही किसी के कान पे। सो मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ एक पॉलिटिकल निज़ाम इस्टेब्लिश हो, इलेक्शन हो, और चुनी हुई सरकार लोगों की आए, चाहे किसी भी पार्टी की आए, कम से कम लोगों को उसकी राहत मिलेगी। सर अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को फाइट करना पड़ता है, तभी उनको वो चीज़ मिलती है। तो ऐसा क्यों है कि सरकार ये क्यों इंतज़ार करती है कि वो लोग सड़कों पर आए, उससे पहले ही उनका हल क्यों नहीं निकाल दिया जाता? देखिए, ये बड़ी, जैसे हम SRO 202 की बात ले लें कि ये पहले उन्होंने ही लाया था, अब उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया, ये भी जब यूथ सड़कों पे आए इसके लिए प्रोटेस्ट हुए तब, तो इससे पहले उनको क्यों नहीं लगा कि हम खुद ही इसको करें? चाहे SRO 202 की बात हो, चाहे डेली वेजेस की बात हो, चाहे रहबरे खेल की बात हो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था, मोदी जी जितनी दफ़ा जम्मू कश्मीर आए और इनकी लीडरशिप ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे बहुत करीब है। अगर अपने करीब के साथ ये सुलूक होगा, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग और खुसूसन जम्मू के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनकी सरकार आई, अगर उन्होंने ये जब PDP के साथ सरकार बनाई, SRO 202 तो तब बनाया,
तो आज उनको विड्रॉ करना पड़ा और उसके बाद भी वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा धोखा जो है जम्मू के मैंडेट के साथ नहीं हो सकता कि आज जम्मू का वो आदमी हर आदमी जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वो ये सोचने में मजबूर है कि हमारे को अपने हक की हर बात करने के लिए इस गर्मी में सड़कों पे उतरना होगा, प्रदर्शन करने होंगे, तब जाके मीडिया में जाना होगा, मीडिया हमारी आवाज़ उठाएगा, तब जाके हमारी सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। एलजी साहब को ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर जो है ये इसकी एक यूटी के रूप में इसको चलना मुश्किल है, इसकी स्टेट की बहाली होनी चाहिए। ये एरिया वाइज जियोग्राफिकली 5वीं बड़ी स्टेट थी हिंदुस्तान की और कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। तो ये पौंडीचेरी या चंडीगढ़ नहीं है कि जहाँ आप एक इसको यूटी बना के चला लेंगे। यहाँ फाइनेंशियल दिक्कत है, यहाँ पैसा जो है सेंटर से ही आता रहा है और पैसे तमाम जो डिपार्टमेंट हैं आज वो खाली पड़े हैं, पेमेंट्स लोगों को नहीं हो रही है जिन्होंने सरकारी काम भी किया है, इकॉनमी ठप पड़ी है। तो लोगों के लिए एक पैकेज की जो ऐलान है, मुझे लगता है इससे पहले कि जैसे आपने कहा लोग सड़कों पे आएँ, तो सरकार की तरफ से एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान जो है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, ये जो 20,000 करोड़ का पैकेज आया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 20,000 करोड़ को उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके फिर एक इकट्ठा फिगर जो दिया था उसमें लोगों को राहत होगी और दी भी होगी, पर हमको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है। हमारा ये मानना है कि एक पैकेज जो है जो डेडिकेटेड इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, जैसे एक टूरिज़्म इंडस्ट्री है कश्मीर की, उसके लिए एक पैकेज होना चाहिए। फ्रूट ग्रोअर्स हैं जिन्होंने सफ़र किया है, जम्मू में जो है जो रिलीजियस टूरिज़्म हमारा कटरा जम्मू के जो बिजनेसमैन है वो डिपेंडेंट है इस पर, उनको राहत मिलने के लिए उनका पैकेज होना चाहिए। और ख़ुसूसन जो इंडस्ट्री जम्मू में है उनके लिए एक पैकेज का ऐलान होना चाहिए जिससे कि इकॉनमी दोबारा वापस आए। और आज जो है जम्मू के जो लोग हैं, कश्मीर के जो आम आदमी है, वो बहुत फाइनेंशियल मेस में है। तो उसको बाहर निकालने के लिए तभी असली मायने में पता चलेगा कि केंद्र और बीजेपी कितनी जम्मू के प्रति संवेदनशील है कि वो किस तरह से जो है एक रिलीफ पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के लिए देते हैं। सर, माना जाए तो अक्सर सबका ये कहना है कि आपकी अपनी पार्टी बीजेपी का एक पार्ट है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए मैं आपके सामने जब आपसे बात कर रहा हूँ, हम तो जो सत्ता में हैं उन्हीं की नीतियों की खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बी पार्टी ए पार्टी होने का सवाल ही नहीं है। हम तो हमारा आपने बीजेपी की लीडरशिप उनकी भी बातें सुनी और अपनी पार्टी जो है उसके लिए मेजर अपोजिशन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है और बाकी पार्टीज़ का जो वजूद है वो इस वक्त यहाँ कम है, यहाँ कमज़ोर। अगर हमारी लड़ाई किसी से होनी है तो राजनीतिक लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये जो कहने की कोशिश कर रही है, जब हम इंगेज करते हैं या प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने हमको नहीं बुलाया था, भारत के प्रधानमंत्री ने बुलाया था, भारत के गृह मंत्री ने बुलाया था। तो ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट हैं हम, और किसी को किसी प्रकार की ये हम एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए, एक नया ऑल्टरनेटिव देने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आए हैं। सर, आपकी अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा हमारे यूथ के लिए? क्या मैनिफेस्टो रहेगा? क्या वो स्टेटहुड के लिए फाइट करेगी आपकी अपनी पार्टी? देखिए हमारी पार्टी का गठन ही युवाओं के लिए हुआ है। युवाओं के इश्यूज़ को उठाना, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे और सबसे बड़ा जो स्टेटहुड है, जो ये डोगरा स्टेट हमारी तोड़ी गई, उसको वापस लाना, इसके लिए हमारा संघर्ष है और वो जारी रहेगा जब तक कि ना हमारी स्टेट हमको वापस मिले और फिर यहाँ चुनाव हो और यहाँ जो पॉलिसीज बने वो इस तरह से बने। और आने वाले दिनों में जो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो भी आपके सामने आएगा उसमें आपको सब क्लियर होगा कि वो डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है। हम एक रीजन को दूसरे रीजन से लड़ाने वाली राजनीति करने वाले नहीं हैं। हमारी प्रायोरिटी जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए बराबर है। दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों से बराबर दोनों रीजन्स को देखा जाएगा और चाहे वो फाइनेंशियल एलोकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, वो दोनों रीजन्स की बराबर होगी अगर अपनी पार्टी सत्ता में आएगी तो। जी शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी से। तो हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा यही है, हम यूथ को लेके सोचते हैं, हम उसके हित के बारे में सोचते हैं। हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप चाहते हैं, ना कि किसी भी पार्टी को लेकर। इनका हमेशा से मैनिफेस्टो यूथ के लिए ही रहा है और अपनी पार्टी का संगठन इन यूथ के लिए ही हुआ है। तो हमने इनसे बातचीत की, आपने इनकी बातचीत सुनी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आने वाली सत्ता में आप किसकी लीडरशिप देखना चाहेंगे। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।